हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फॉर सक्सेस। और यहाँ पर हम लोग आज जो है वो देखने वाले हैं क्या सामान्य हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रश्न होंगे वे सभी परीक्षाएं, ये जो नोट्स होगा वो सभी परीक्षाओं में आपके काम आने वाला है, जहाँ पे हिंदी जो है ठीक ठाक मात्रा में पूछी जाती है। और ये बात बहुत ही बारीकी से समझने और सोचने वाली है कि चाहे परीक्षा कोई भी हो वो, और मार्क्स आप कहीं से भी कैरी करते हो, वो सभी मार्क्स इंपॉर्टेंट है। इट इज़ डज नॉट मैटर दैट कि आप जो है कहाँ से मार्क ला रहे हैं। आप मैथ का मार्क्स जो होगा वो भी आपके कट ऑफ तक पहुँचाएगा, हिंदी का मार्क होगा वो भी। तो हमें बराबर मात्रा में सभी पे मेहनत करनी होती है। पर हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कम समय में मेहनत करें तो ठीक ठाक जो है कि आप अपना जो है क्या मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसमें। तो इसी को देखते हुए, जो कि एसएससी जीडी की परीक्षा बिल्कुल सामने है और हिंदी के वहाँ पे अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिसका ठीक ठाक जानकारी होना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे आप सबके बीच बहुत प्यारे एक नोट्स को लेकर के आया हूँ, ठीक है, जिसका हम लोग लाइन बाय लाइन अध्ययन करने वाले हैं आप सबके साथ। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तब तक आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और कुछ प्रश्न भी प्रैक्टिस करेंगे तो उसे भी ज़रूर देखिएगा, जो कि आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आइए देखते हैं कि जो है कि आज का जो हमारा मतलब इस नोट्स का जो पहला टॉपिक है, पॉइंट है, वो है आपका क्या कि हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो कितने वर्णमाला जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उसमें कहाँ कहाँ पे विराम और इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो वर्ण तालिका अगर देखा जाए, यानी वर्णों के प्रकार अगर देखा जाए, तो इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। आप पहला जो देख पाइएगा वो आपका होगा यहाँ पे क्या, तो आपको यहाँ पे मिलेगा स्वर, है ना। पहले भाग को स्वर कहेंगे और स्वर जो होगा, और दूसरा जो भाग होगा वो आपका हो जाएगा आपका क्या, व्यंजन। दूसरा भाग होगा आपका व्यंजन। ठीक है, तो पहले हम स्वर को देखेंगे और फिर किसको देखेंगे, व्यंजन को देखेंगे। ठीक है, आइए स्वर को देखा जाए तो स्वर को जो है कि दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, पहला जो भाग है वो आपका ह्रस्व स्वर है, और दूसरा जो भाग है आपका वो कौन सा है, तो दीर्घ स्वर। आप देख पा रहे हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में स्वर को विभाजित किया गया है। ह्रस्व स्वर की संख्या को आप देखिएगा तो ये जो हैं आपके कौन कौन से हैं, इनकी संख्या 4 है। ठीक है, अ हो गया, छोटी ई हो गया, ऊ हो गया और री हो गया। ये जो है ये ह्रस्व स्वर के 4 प्रकार हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की भी संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7 है। और इनके जो प्रकार है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। तो ये 7 जो है ये दीर्घ स्वर है। तो यहाँ से स्वर जो होंगे ये प्रकार आपके ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, और तथा उनमें कौन कौन से चीज़ें स्वर आते हैं, ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब जो होंगे 7 और 4 यानी कि 11 जो है स्वरों की संख्या। अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, तो बढ़ते हैं हम व्यंजन की तरफ। तो व्यंजन में आप देख पाएंगे कि व्यंजन को 5 भागों में विभाजित कर दिया गया है। माफ़ी चाहेंगे। और 5 जो भाग है वो है आपके कौन कौन से व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक, तो इन पांचों व्यंजनों को हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है कि कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में जो आएंगे वो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे जो आएंगे स्पर्श व्यंजन के अंदर, तो वो आएंगे क वर्ग से लेकर के और प वर्ग के सभी व्यंजन आ जाएंगे। इसके साथ साथ जो होगा क्या, ड और ढ, इसको भी इंक्लूड किया जाता है स्पर्श व्यंजन में। और इस प्रकार जो होंगे 25 जो होंगे अब क से प तक है, और 2 से ड और ढ, यानी कि टोटल 27 जो होंगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है। ठीक है, आगे अगर देखिए आप किसको, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो होंगे अंतस्व व्यंजन जो होंगे वो कौन कौन से। तो अंतस्व व्यंजन की संख्या 4 है, और ये 4 है आपके य, र, ल और व। ठीक है, अगला जो होगा वो है आपका ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी है, तो ये भी 4 ही है, तलावी स, ठीक है, मूर्धानी स और दांती स, और इसके अलावा एक ह जो है ये आता है, यानी तीनों स और ह इस ये ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला व्यंजन आप देखिएगा किसको, आगत व्यंजन को, और आगत व्यंजन की संख्या 2 है, जो है कि ज और फ के रूप में है। ठीक, अगला उसके आगे जब देखा जाए तो संयुक्त व्यंजन, ये अंतिम प्रकार होगा व्यंजनों का। तो ये इसमें आएंगे आपके 4, है ना। संयुक्त व्यंजन में कितने होंगे, तो 4 प्रकार में बांटा गया है, और ये है आपके छ, ल,
ज्ञ और स्र, ये जो 4 हैं ये आपके संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो आप देखिएगा कि स्वर की संख्या कितनी थी, अभी जस्ट हमने देखा कि 11 था, और व्यंजन अगर आप सबको जोड़ लीजिए 27, 4, 4, 2 और 4, तो ये व्यंजनों की संख्या आपकी आ जाएगी 41, और इन सभी को जोड़िएगा तो आप पाएंगे कि 52 जो है ये पूरे के पूरे वर्ण होंगे। तो वर्णों की संख्या कितनी है, ये है आपकी कितना 52 जो है वर्णों की संख्या है। चलिए अब बात करें हम किसका, तो बात करते हैं नोट्स में जो है कि नोट अगर देखा जाए, एक नोट है ये कह रहा है कि ड और ढो है ये अति उरीक्षिप्त है व्यंजन के रूप में आते हैं, और ज और फ जो है ये विदेशी जो है कि व्यंजन के रूप में आते हैं, उरीक्षिप्त और विदेशी। ठीक है, अब हम इनको डिफाइन करते हैं कि स्वर किसको कहते हैं। ठीक है, तो स्वर में आप देखिएगा कि स्वर जो है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्वर। जैसे वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के हो, है ना, उसमें कोई अवरोध ना हो तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होगा तो उसको हम स्वर कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो होगा ह्रस्व स्वर किसको कहेंगे हम, ह्रस्व स्वर किसको कहेंगे, तो वो कहेंगे कि जिन स्वरों की उच्चारण में कम समय लगता है ना, वैसा स्वर जिसके उच्चारण करने में कम समय लगता है उसको हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। ठीक, अगला जो होगा वो है आपका दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर किसको कहेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, यार क्या लगना चाहिए, तो ह्रस्व स्वर से अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो उसको हम दीर्घ स्वर की श्रेणी में कहते हैं। ठीक, उसके बाद का जो पॉइंट है वो आगत स्वर है, और आगत स्वर में शब्द जो आता है आ आता है। ठीक, मूल स्वर या मूल स्वर ही कहेंगे, और इसमें इसकी संख्या जो है वो है आपकी 4, अ छोटी ई छोटा ऊ और री जो है ये मूल स्वर के रूप में आते हैं। अग्र स्वर की संख्या जो है ये भी 4 ही है, और इसमें जो आते हैं वो आपके आते हैं छोटा ई, है ना, इसके अलावा बड़ा ई, ए और ऐ। इस बात से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि छोटा ई अग्र स्वर में भी है और मूल स्वर में भी है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों दो जगह एक ही चीज़ दो कैटेगरी में आपको रख सकते हैं। ठीक, अब आगे अगर देखिए इस नोट्स का अगले भाग को अगर देखा जाए तो स्वरों का उच्चारण स्थान, यानी कि कौन कौन से स्वर को उच्चारण करने के लिए किस किस शरीर के मुंह के कौन कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है, तो इस में हम लोग यहाँ पे ये चीज़ जान पाएंगे। ठीक है, तो स्वरों के उच्चारण स्थान को हम देखते हैं। स्वरों के उच्चारण स्थान की बात किया जाए तो जो उच्चारण के मूल स्थान जो होते हैं वो आपको या तो कंठ हो सकता है, या तो आपके तालु हो सकता है, या आपके मुख यानी कि मूर्धा हो सकती है, और या फिर आप जो है कि ओठ के सहारे से शब्दों के उच्चारण कर पाएंगे। तो अगर देखा जाए कि कंठ से उच्चारित होने वाले जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, तो कंठ से उच्चारित होने वाले जो स्वर हैं उनकी संख्या 4 यहाँ पर दी हुई है। और पहला जो स्वर है वो अ है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। इसके अलावा आ है, अंग है और आंग है। ठीक है, तो ये जो हैं कि कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर हैं। ठीक, आगे अगर देखा जाए कि तालु से उच्चारित होने वाले स्वर में कौन कौन है, तो ये 3 हुए, छोटी ई, बड़ी ई और इंग। तो ये तालु से उच्चारित होने वाले शब्द हैं। मूर्धानी यानी कि मुख के सहारे जो मूर्धा से जो होने वाले हैं तो वो हैं आपके कि मुख के भीतर अगली छत से उच्चारित होगा, वो शब्द होगा री, और ए और ऐ जो होंगे कंठ और तालु दोनों की सहायता से आपके उच्चारित होंगे। ठीक, ओष्ठ की सहायता से उच्चारित वाले 2 शब्द हैं, वो है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आपके ओठ या ओष्ठ की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप बहुत बेहतर से समझ पा रहे होंगे, और जो है कि अब मैं इस नोट्स के अगले भाग पे आपको ले चलता हूँ। और यहाँ पे हमने स्वर को देख लिया, और अब हम देखने वाले हैं किसको, तो जो है कि वर्गों व्यंजनों का वर्गीकरण है ना, और उसके उच्चारण स्थान। स्वरों के वर्गीकरण को आपने देखा, स्वरों के उच्चारण स्थान को आपने देखा, अब बारी है कि व्यंजन जो होते हैं उसके वर्गीकरण तथा उसके उच्चारण के स्थान को किस प्रकार से देखा जाए। तो यहाँ पे हम जो है कि एक टेबल के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ध्यान से आप जो है कि इस टेबल को समझने का प्रयत्न करिएगा, और यहाँ पे आप देख पाइएगा कि इसको कैटेगराइज किया गया है कि पहला जो कैटेगरी है, जो पहला कॉलम है वो आपको वर्ण के नाम को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा कॉलम उच्चारण स्थान को, और तीसरा जो कॉलम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगला कॉलम है कि आपका अघोष अल्प प्राण। ठीक है, उसके बाद वाला है कि अघोष महाप्राण। ठीक है, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण और सघोष अल्प प्राण नासिक वर्ग, ये सभी के सभी ये इन कैटेगरियों में इस टेबल को डिवाइड कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि कंठ, यानी कि कंठ से जो होता है उच्चारण होने वाले को हम क्या कहेंगे, कंठ उसका उच्चारण होगा, वर्ण नाम क्या है, कंठ वर्ण होगा, और इसमें जो आएंगे वो आपके अघोष अल्प क वर्ग जो होगा वो आएगा, क ख ग घ और अंग, ये सभी के सभी किसमें आ जाएंगे, तो ये कंठ से उच्चारित होने वाले। पीछे भी हमने देखा था कि क वर्ग से लेकर के प वर्ग जो होंगे ये आपके जो होते हैं वो कौन से वर्ग में आते हैं। ठीक है, बात किया जाए अगर तालु, तालव्य
यानी कि वैसे स्थान जहाँ पे तालु से उच्चारित होता है। तालु किसको बोलते हैं? तो मुख के जो ऊपरी भाग होता है उसको तालु कहते हैं, जीभ का जहाँ ऊपर लगती है। तो इसमें जो च वर्ग जो होगा वो पूरा का पूरा आपका जो होगा वो किस में आ जाएगा? तो आपके तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों के रूप में इसको आप क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक। अगर अगला देखा जाए कि मूर्धन्य यानी कि मूर्धा, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग है ना, मुंह के भीतरी की छत का अगला भाग जो होगा उसको मूर्धा कहेंगे। और इसमें जो होंगे ये आपके पूरा का पूरा ट वर्ग आएगा और साथ ही साथ हाँ ट वर्ग ही आएगा। और इसको ड और ढ जो है इसमें भी ये होता ही होता है। ट वर्ग में ड और ढ तो ऑलरेडी होता ही होता है और इसके साथ भी रहता है। तो उसके बाद हम जब देखेंगे क्या कि दम्बे यानी कि दांत के निकट, दांत के स्पर्श से जो शब्द का उच्चारण होगा उसको हम बोलेंगे दम्बे। और यहाँ पे जो होंगे ये त वर्ग त थ द ध और न का ये उच्चारण स्थान होता है। ठीक। अगला जो चीज़ हम देखेंगे वो ओठ यानी कि ओष्ठ से उच्चारित होने वाले, तो दोनों ओठों को जो सटने से उच्चारण होता है वो आपका यहाँ पे आपका प वर्ग होगा, प फ, ठीक है, ब भ और म जो होगा ये ओष्ठ से उच्चारित होने वाले क्या होंगे? तो ये ओठ से उच्चारित होने वाले जो है कि वर्ण है, व्यंजन है। ठीक। और यहाँ पे फिर आगे हम देखें क्या? तालु से उच्चारित होने वाले स्थान। ठीक है। तो तलव्य यानी कि तालु से उच्चारित होने वाले जो होंगे वो आपके इसमें जो है इसमें स और य जो है ये तालु से उच्चारित होने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसका, तो वर्त से। आप इस टेबल को एक बार पूरा ध्यान से देख लीजिए और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। चूँकि समय ज़्यादा लग रहा है इसमें, तो मैं अब सीधा अगले टॉपिक की तरफ ही बढ़ जाता हूँ। ठीक है। नोट करने वाले हैं कि मध्य स्वर किसको बोलेंगे। तो मध्य स्वर की जो श्रेणी में जो भी आते हैं वो हैं आपके क्या? तो वो अ है। अ को क्या बोलेंगे हम? मध्य स्वर बोलेंगे। पश्च स्वर किसे कहते हैं? आ ई उ ओ ऐ, इसको पश्च स्वर कहेंगे। ठीक है। और समवृत्त स्वर में ये आ जाएंगे, है ना। अर्ध स्वर में क्या? छोटी छोटा ऊ। वृत्त स्वर में आ ए उ, है ना। तो ये आप देखते जाएंगे, आप वीडियो का पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको फास्ट लगे तो। फिर हम देखेंगे विवृत्त। ठीक है। तो आ ठीक है। विवृत्त में कौन कौन आएंगे? तो विवृत्त में आपके आएंगे आ ए ओ औ, है ना। अर्ध विवृत्त में आएंगे, अर्ध विवृत्त में जो आएंगे वो आएगा आपका ए अ, है ना, ओ और आ, ये अर्ध विपरीत में आ जाएंगे। ठीक है। इस नोट्स को आप देखते जाइए बहुत आराम से। व्यंजनों की संख्या पूरी कितनी है? 41 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27, पीछे हम देख चुके हैं इस बात को। ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, उष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। ठीक है। आग्रत या ग्रीवी ध्वनिया ये है क स्पर्श क ख ग। ठीक है। संयोग वाह, इसको डैश से, विसर्ग का ये सिंबल है ना। अयोग वाह का ये सिंबल है। ठीक। आगत व्यंजनों की संख्या 2 है, आप देख ही चुके हैं पहले। क वर्ग की ध्वनियाँ क ख ग घ, इसके मतलब ये सभी तो व्यंजन आप सब परिचित हैं इस चीज़ से, तो इसमें कुछ ज़्यादा समय व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। अघोष व्यंजन किसे कहेंगे भाई? तो प्रत्येक वर्ण के पश्चात और द्वितीय वर्ण तथा प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग जो होते हैं अघोष वर्ग होते हैं। तथा फ स और स ये मतलब स, मूर्धनी स और दांती स ये भी क्या है? अघोष वर्ग है। मतलब कोई भी वर्ग जिसे कहेंगे तो क में जितने भी क ख ग घ, तो क वर्ग इसको बोलेंगे। ख यानी किसी भी व्यंजन के पहले वर्ड से उस वर्ग को जाना जाता है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि नोट्स ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार पूरे नोट्स को देख लीजिए, फिर वीडियो को अपने हिसाब से रुक करके पोस्ट करके आप देखिएगा और ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा आपके लिए। ठीक है। महाप्राण व्यंजन में क्या आएगा? तो महाप्राण व्यंजन में आएंगे कि प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ जो भी वर्ण होगा, चाहे वो क वर्ग हो, ख वर्ग हो, च वर्ग हो, तो उसकी जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको महाप्राण बोलेंगे। नासिक व्यंजन यानी जिसका उच्चारण नासिक की सहायता से होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो उसको हम नासिक व्यंजन बोलेंगे। और इसमें आपका देख पाएंगे अंग है, आप इसको खुद उच्चारण करके देखिए ना, आप समझ पाइएगा कि अंग हो गया, य हो गया, अड़ हो गया, आधा न है ना, न के साथ हलंत है, म है। तो ये सभी के सभी ना किसी कंठ वाला अगर देखा जाए कि जिनका उच्चारण कंठ से होता है, तो क ख ग घ और अंग जो है ये सभी के सभी कंठ से उच्चारित होने वाले तालु वाले हैं। ठीक है। च वर्ग हो गया। ठीक है। ये सभी आप देख पा रहे हैं, ये हमने देख लिया पहले। अब हिंदी में मूल वर्णों की संख्या, तो कुल जो व्यंजन हमने 41 और 27 जो देखा तो वो 52 के रूप में था। ठीक है। 6 वर्ण किसके योग से बनता है? क और स के वर्ण मिलने से जो होगा 6 बनता है। कौन सा वर्ण उच्चारण दृष्टि से दृष्ट नहीं है? तो ट जो है कि दंव्य नहीं है ना, तो ये ट ये दंत से ना होकर के दृष्टि से दम्व्य नहीं है, मतलब इसको आप समझ नहीं पाते हैं। चलिए क वर्ग हो गया। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 हो गए। अयोग वाह वर्ण की संख्या क और ख है ना। अघोष वर्ण कौन कौन से? तो स जो है ये महाप्राण में आता है और ये अघोष है। कौन सा? ये मूर्धनी से होगा ना, मूर्धनी दांती सो। ठीक है। हिंदी
कि स जो है यानी तालव्य स की ध्वनि तालु ये महाघोष की श्रेणी में आती है। ठीक, य र ल व ये व्यंजन ये अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो ये आप नोट्स को देखते जा रहे हैं। विराम चिन्ह की अगर बात करें, हमने स्वर के उच्चारण की बात कर लिया, अब हम जो है कि स्वर के प्रकार की बात कर लिया। अब देखते हैं कि विराम चिन्ह यानी कि कहाँ कहाँ पे हमें ठहराव है और किस तरीके से विराम चिन्ह का उपयोग होता है। तो ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हिंदी के में अपना इसका एक अलग ही स्थान है। इसको अगर आप देखें तो विराम चिन्ह में जो होगा कि ये श्री कमला प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया है ना। पूर्ण विराम को छोड़कर सारे के सारे ये अंग्रेजी से लिए गए हैं। और तो मित्रों, अब हम जो है कि विराम चिन्ह देखने वाले हैं, जैसा कि हमने बताया। और इसको लिया गया था कमला प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया है ना। पूर्ण विराम को छोड़ करके इसको लिया है। और गुरुजी ने कुल जो है कि 20 विराम चिन्ह बताए हैं ना। तो 20 विराम चिन्ह जो है इसको एक एक करके हमको देखना है। अल्प विराम है ना, अल्प विराम का चिन्ह ये होता है, कॉमा जिसको हम लोग बोलते हैं। अर्ध विराम इसको सेमी कॉलन, ऐसे आप पूर्ण विराम खड़ी पाई है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह आप देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद विस्मयादि बोधक या आश्चर्य, जो आश्चर्य के लिए इस तरीके का एक खड़ी पाई के नीचे एक डॉट बिंदु दिया रहता है, तो ये विस्मयादि बोधक के चिन्ह इसको कहते हैं हम। ठीक है, इसके बाद निर्देश चिन्ह जिसको डैश बोला जाएगा, संयोजक चिन्ह या सामाजिक चिन्ह भी कहा जाता है। कोष्ठ जो होते हैं ये 3 प्रकार हैं कोष्ठ के, छोटा कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ और मझोला कोष्ठ। ठीक है, अवतरण चिन्ह है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर से आप सेमीकोलन के रूप में इसको ले सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के रूप में। तो ये उदाहरण चिन्ह हो गया। उप विराम को इस तरीके से दिया जाता है या अपूर्ण विराम इस कहते हैं। ठीक है, विवरण चिन्ह इसके आगे इसको जो है कि अपूर्ण विराम के बाद एक डैश लगा दीजिएगा तो ये विवरण चिन्ह बनता है। पुनरुक्त सूचक चिन्ह इसको ऐसे सूचित किया जाता है, देख पा रहे हैं आप। ठीक है, उसके अलावा आप लाघव चिन्ह की बात करें तो ये है। और बात करें लोप चिन्ह, इस डॉट डॉट के साथ या प्लस प्लस के साथ इसको चिन्हित किया जाता है। पाद चिन्ह को डैश के सहारे सूचित किया जाता है। ठीक है, अब आप देखिए फिर ये हंस पद, बहुत सारे चिन्ह 20 गो चिन्ह के प्रकार हैं। ठीक है, ये इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं अपवर्ड है ना, अपवर्ड के रूप में इसको ले सकते हैं आप। दीर्घ उच्चारण चिन्ह इसको एस से अगर दिया है तो ये यानी इसका उच्चारण क्या होगा, दीर्घ होगा। पाद बिंदु को ऐसे भाग के रूप में निर्देशित किया जाता है। टीका सूचक जो शब्द होते हैं वो स्टार प्लस या इस तरह के चिन्हों का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। तुल्य यानी कि इक्वल, समानता के लिए, बराबर के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। समाप्ति सूचक, तो ये आपके ये सभी के सभी समाप्ति सूचक। तो ये 20 जो चिन्ह थे ये आपके थे किसके, तो ये आपने देखा कि ये वर्ण चिन्ह यानी कि ठहराव के स्थान को हमने देखा। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो इसके अगले भाग को मैं कंटिन्यू करूँगा। तो देखते हैं कि आपको इसका रिस्पॉन्ड कितना होता है। फिर मैं एक बार आपका जो है कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दिए चैनल स्टडी फॉर सक्सेस के लिए। धन्यवाद।